Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes। जैसे कि हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना पार्ट बी इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज हम इंट्रोडक्शन जो था हम वो लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। 1.1 हमने ख़त्म कर लिया है और आज हम 1.2 की तरफ जाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमें क्या बता रहा है कि आज़ादी से पहले हमारे देश की क्या सिचुएशन थी, जो हम आज जिस सिचुएशन में हैं, करंट स्टेज पे हैं, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, हमने क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करी हैं अपने पास्ट में। तो ये चैप्टर आपके लिए यही बताने वाला है कि पास्ट जो था बिफ़ोर इंडिपेंडेंस, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, तब हमारी इकनॉमी ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, ब्रिटिशर्स ने हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया, हमें कैसे यूज़ किया, हमें हमारे ऊपर कैसे रूल किया, ये सब कुछ आपको ये चैप्टर बताएगा। तो इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है और अब हम देखेंगे 1.2 जो कि है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा तो वहाँ एक बहुत बेसिक तो नहीं कहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो कंटेंट था या इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जानने वाली, वो आपको यहाँ से मैं हाईलाइट बताऊँगी आपको। आप इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके पास बुक है तो। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग a raw material supplier for Great Britain on rapidly expanding modern industrial base. So this line is very important. Actually यहाँ लाइन में क्या बताया ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ ये बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए उनका मकसद मेनली क्या था, हमारे देश को एज अ रॉ मटेरियल के लिए तरह यूज़ करना, मीन्स रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज़ करना, अपने देश में यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना और अपने देश में उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना और वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स रेडी करना। उनको पता था कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, ठीक है। यहाँ रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है और फर्टाइल बहुत है सॉइल यहाँ का, तो यहाँ हमें चीप रेट्स पे ईज़िली, मतलब आसानी से और ईज़िली सस्ते में हमें रॉ मटेरियल यहाँ से मिल सकता है। तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में, एंड हमें अगर फाइनल गुड लेना होता था तो वो वहाँ से हमारे देश में आता था, मतलब वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, वो सिर्फ उनके मकसद के लिए थे, वो सिर्फ अपना बेनिफिट चाहते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह ब्रिटिश रूल में इंडिया ने कितनी प्रॉब्लम को फेस किया। 1.2 देखेंगे। 1.2 लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। India had an independent economy before the advent of British rule. So, agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was categorized by various kinds of manufacturing activities. India was popularly well known for its handicraft industries in the field of cotton and silk textiles, metal and precious stones works, etc. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India. यहाँ क्या बताया गया? यहाँ ये बताया गया कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारा देश इंडिपेंडेंट था और हमारे देश में एग्रीकल्चर तो था ही था, ठीक है, बट हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी एंगेज थे। इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस था, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को स्पॉइल कर दिया था। यहाँ पर बताया गया है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसके लिए इंडिया वेल नोन था जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे हमारे देश में। इवन हम कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स में बहुत अच्छे थे, मेटल प्रेशियस स्टोन्स वर्क्स बहुत अच्छा था और हम वर्ल्ड वाइड फेमस थे, हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी
और हमारी रेपुटेशन इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ होता था उस समय वो बहुत अच्छा था, स्टैंडर्ड अच्छा था, और इंडिया की जो कारीगरी थी, जो कला थी, उसको सराहाया जाता था, और वो इम्पोर्ट का बहुत बड़ा ओके इंडिया से ये चीज़ बहुत इम्पोर्ट होती थी। ओके, सो व्हाट सो इंडिया से बाहर के देश क्या करते थे, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स था, स्टोन्स थे, ओके यहाँ की जो स्टोन वर्क्स था, मेटल थे, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब चीज़ बहुत फेमस था वर्ल्ड वाइड, और बहुत सारे देश हमारे देश से हमारा इंडिया एक्सपोर्ट करता था उनको। ठीक है, सो दैट वाज अ मेन फीचर दैट टाइम बिफोर द ब्रिटिश रूल से पहले की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, नीचे आपको बॉक्स में एक एग्जाम्पल और दे रखा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, तो ये भी बिफोर ब्रिटिश रूल की बात है। Muslin is a type of cotton textile which has its origin in Bengal, particularly places in and around Dhaka, spelled during the pre-independence period as Dhaka, now the capital city of Bangladesh. So Dhaka muslin had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of muslin was called malmal. Yes, this is a very famous textile, malmal का कपड़ा बोला जाता है. Sometimes foreign travelers also used to refer to it as malmal shahi or malmal khas, implying that it was worn by or fit for the royalty. So बंगाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी मसलिन की, जो कि एक फैब्रिक होता है, बहुत स्मूथ फैब्रिक होता है, ठीक है, जो कि ढाका में थी इंडस्ट्रीज़ इसकी, वेल नोन था ये वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और इसको लोग जो अमीर लोग होते थे, रिच लोग होते थे, वो अपनी रॉयल्टी को दिखाने के लिए इसको पहनते थे, और इंडिया का ये मसलिन क्लॉथ मतलब मलमल का कपड़ा बहुत फेमस था वर्ल्ड वाइड। ओके, सो ये भी बताया गया है यहाँ पे, ये बताने की कोशिश है कि इंडिया का जो इंडिया का मसलिन क्लॉथ था या हैंडीक्राफ्ट्स थे, ये सब बहुत फेमस था बिफोर ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिशर्स ने आके इन सब चीज़ों को रुइन कर दिया। आगे देखेंगे, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया were concerned more with the protection and promotion of economic interest for their home country than with the development of the Indian economy. तो जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट जब थी हमारे देश में, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनमें उनका मकसद सिर्फ एक ही होता था कि उनको अपने होम कंट्री के लिए काम करना है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्रमोशन के लिए काम करना है, और वो इंडियन इकोनॉमी को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, दे वर यूजिंग इंडियन इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर होम कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो इंडियन इकोनॉमी को रुइंड कर रहे थे। सच पॉलिसीज ब्रॉट about a fundamental change in the structure of the Indian economy, transforming the country into supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain. ये मैंने अभी आपको बताया था कि क्या पॉलिसीज़ उन्होंने स्टार्टअप की थी कि वो हमारे देश को तो एज ए सप्लायर यूज़ कर रहे थे, और यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जाता था, उनकी इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनते थे, और हमें अगर फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तो वो वहाँ से यहाँ आते थे, मतलब फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन से इंडिया में लाया जाता था। सो उनकी यही पॉलिसी थी कि वो इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर यूज़ कर रहे थे, और ब्रिटेन से फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेके आ रहे थे। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी कोई अटेम्प्ट नहीं लिया कि वो देश की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करें। Some individual attempts which were made to measure such incomes yielded conflicted and inconsistent results. Among the notable estimators, Dadabhai Naoroji, William Digby, Findlay Shiraz, V.K. R.V. Rao, and R.G. Desai, it was
It was Rao whose estimates during the colonial period was considered very significant. तो इन सब ने जिनका नाम यहाँ दे रखा है, इन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स लगाए थे, मतलब कुछ अटेम्प्ट किए थे कि हम देश के नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करें। लेकिन इनमें से, इन सब में से जो भी नाम दे रखे हैं, दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिनले शिराज, वी.के. आर.वी. राव एंड आर.जी. देसाई, इनमें से राव जो थे उनका कुछ डाटा था वो सिग्निफिकेंट था, बाकी सबका डाटा थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग था। ओके, सो हाउएवर मोस्ट स्टडीज डिड फाइंड द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. ओके, 2% से भी कम था जो भी ये स्टडीज़ आई थी, और 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम आउटपुट पर ईयर, और हर साल सिर्फ 0.5% ग्रोथ था पर कैपिटा इनकम में, जो कि बहुत लोअर पोजीशन शो कर रहा है हमारी इकनॉमी की। तो इट्स शोइंग अ वेरी बैड सिचुएशन, वेरी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ इंडियन इकनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के अंदर हमारी इकनॉमी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स थी। तो ये हमारा बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे कॉलोनियल रूल के अंदर हमारे देश का बहुत ही लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ओके, सो आई होप आपको समझ में आई यहाँ पे बात। तो कुछ पॉइंट्स क्या हाईलाइट हुए हैं, सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि हमारा जो देश था ब्रिटिश रूल से पहले हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस था, स्टोन्स के लिए, कॉटन ऑफ टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस था। वर्ल्ड वाइड यहाँ से एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में सामान, जिसमें उन्होंने नीचे बताया गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बंगाल में, जहाँ पे मलमल का कपड़ा बनाया जाता था, जो कि जो रिच लोग होते थे उसको वो वेयर करते थे, और वो अपनी रॉयल्टी के लिए, ठीक है, अपनी शान के लिए उसको पहनते थे। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि कॉलोनियल रूल में सिर्फ उनका एक ही मकसद था ब्रिटिशर्स का, कि वो जो उनका होम कंट्री था ब्रिटेन, वहाँ की वो तरक्की चाहते थे, और इंडिया को वो सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और वहाँ की इंडस्ट्रीज उसको यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर ब्रिटिशर्स लेके आते थे, मतलब हमें वो फाइनल प्रोडक्ट उनके देश का यूज़ करना पड़ता था। ओके, उसके बाद ये वहाँ पर बताया गया कि हमारे देश की कभी भी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट नहीं किया गया अंडर ब्रिटिशर्स, बट देयर वर सम एस्टिमेटर्स, कुछ थे लोग जैसे दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिनले शिराज, वी.के. आर.वी. राव एंड आर.जी. देसाई, इन लोगों ने कुछ एफ़र्ट्स लगाए थे, जिसमें से राव के एफ़र्ट्स एस्टिमेशंस जो थे वो कुछ सिग्निफिकेंट थे, और यही बताया गया कि बहुत लो ग्रोथ थी इंडिया की, फर्स्ट ग्रोथ थी लो, और बहुत ही नेग्लिजिबल ग्रोथ थी इंडिया की उस समय। सो विच शोज़ दैट द इकनॉमी जो उस समय बहुत ही बैकवर्ड थी, नेग्लिजिबल ग्रोथ थी इंडिया की। सो यही था ये था इस हमारे कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो जो भी मैंने आपको अभी तक मैं मेन आपको पॉइंट्स बताऊंगी टिल इंट्रोडक्शन टू, यहाँ तक दो जो मेन पॉइंट्स हैं, 2 या 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर यूज़ किया जाता था, यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन लेके जाया जाता था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में लाया जाता था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सेकंड पॉइंट कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था। इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, अपनी क्राफ्टमैनशिप के लिए फेमस था, टेक्सटाइल के लिए फेमस था, जो कि वर्ल्ड वाइड उसका नाम था इंडिया का, और यहाँ से वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी बाहर, और बाहर जो रिच पीपल होते थे वो हमारे देश के क्लॉथ्स को, स्पेशली यहाँ पे एग्जांपल मसलिन क्लॉथ का दिया गया, उसको रॉयल्टी मतलब शान मानते थे और उसको वेयर करते थे। ओके, और एक थर्ड पॉइंट और यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगी आपको, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट नहीं किया गया, बट कुछ थे हमारे देश में एस्टिमेटर्स, उन्होंने किया, जिसमें से जो वी.के. आर.वी. राव है उनके जो डाटास थे वो थोड़े सिग्निफिकेंट थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट
टिल नाउ ये पॉइंट्स है, मैं हर वीडियो के एंड में आपको ऐसे ही पॉइंट्स हाईलाइट करके बताऊंगी कि ये पता ही होना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज़ में, आपके कंटेंट राइटिंग में, मतलब आप आंसर जब लिखेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आंसर को लिखने में। ओके, तो कमिंग वीडियो में हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को देखेंगे, इसलिए आपने जो भी वीडियोस हो रही हैं उसको अच्छे से देखिए और समझिए, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज़ जितने ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचेगा 12th वाले स्टूडेंट्स को, उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स तो कॉमर्स वालों के पास भी होती है और ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के पास भी है, तो उन तक भी ये वीडियो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी ऐड करूँगी जो मेरा अनअकैडमी पर इस चैप्टर के नोट्स मतलब लेसन है, रिकॉर्डेड लेसन है, वो आप देख सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, तो आप ये चैप्टर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे नोट्स फॉर्म में है, यहाँ पे मैं आप डायरेक्टली आप यूट्यूब पे उसको NCERT बुक से पढ़ रहे हैं। सो सी यू इन द कमिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।